स्वागत है बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। बॉटनी की आज की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के सेकंड पार्ट का। जैसा कि इससे पूर्व की क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को प्रारंभ किया था और ये जानकारी प्राप्त की थी कि एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन होता कैसा है। इसके अंतर्गत जो हमने अध्ययन किया था वो पहला टॉपिक में था पॉलिनेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकणों का अंकुरण। दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था पराग नलिका की स्ट्रक्चर और उसकी ग्रोथ कैसी होती है। तो कुल 7 स्टेप के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में कंप्लीट होता है। उसमें से 2 स्टेप को हमने इससे पूर्व की क्लास में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम अगले 2 स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो एक स्टेप रहेगा ग्रोथ रेट ऑफ पॉलन ट्यूब और दूसरा है पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की वृद्धि दर कैसी होती है, किन कारकों से प्रभावित होती है इसके बारे में, और वो कौन से पथ से होते हुए, कौन से मार्ग से होते हुए बीजांड की ओर वृद्धि करता है। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर और ग्रोथ में ये पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब हमेशा यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ शो करता है, जिसके कारण सदैव ही बीजांड की ओर ही वृद्धि करता है, इसके अलावा कहीं नहीं होती। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के फर्टिलाइजेशन पार्ट 2 के टॉपिक में। पहला स्टेप है वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉलन ट्यूब है। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है और वही पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ओव्यूल्स की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ कर देती है। तो ये इसकी वृद्धि कितनी फास्ट होगी, तो ये कुछ मिनट से लेकर के कई दिनों तक का होता है। तो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग इसकी ग्रोथ रेट पाई जाती है। यानी हम ये सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि जर्मिनेशन के बाद में इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये पॉलन ट्यूब बीजांड तक पहुंच जाती है। अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि जर्मिनेशन के 2 से 3 दिन के बाद वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स तक पहुंच पाती है। इसका मतलब उसकी ग्रोथ होती है बहुत ही स्लोली होती है। तो ये स्लोली भी होगी, फास्ट भी होगी। ये डिपेंड करेगा उस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा है, नंबर पहला। और दूसरा, ये पॉलन ट्यूब युक्त स्ट्रक्चर है, इसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इस मेल गैमेटोफाइट के टिश्यूज और इस स्टिग्मा और स्टाइल अर्थात कार्पल के टिश्यूज के मध्य इंट्रैक्शन पॉजिटिव होता है अथवा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव इंट्रैक्शन होगा उस कंडीशन में इसकी ग्रोथ होगी बहुत ही धीरे धीरे होगी, जबकि पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है उस कंडीशन में इसकी ग्रोथ होगी वो फास्ट होगी। तो इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। पहला टेम्परेचर की बात करते हैं। तो 25 से लगाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि उस पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन के दौरान था या पॉलन जर्मिनेशन के अंतर्गत आता है, उस स्थिति में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 25 से कम आ जाता है, 25 से कम आ जाता है, मान लेते हैं कि 5 डिग्री तक आता है, धीरे धीरे कम होगा। तो जैसे ही 25 से कम होना प्रारंभ हो जाता है, उस स्थिति में इसकी रेट धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, उस स्थिति में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ रेट 0 हो जाती है, अर्थात उस स्थिति में इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसी प्रकार की 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे अबव जाते हैं, उस स्थिति में भी इसकी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में वातावरण के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, फलस्वरूप ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। टेम्परेट जोन है, शीतोष्णी कटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है। उस स्थिति में
उस क्षेत्र में पाए जाने वाले फ्लावर या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ रेट कम होती है, जबकि गर्म क्षेत्र है और वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी भी अधिक रहती है, ज़्यादा रहती है, उस स्थिति में ग्रोथ रेट सर्वाधिक होती है। लेकिन जैसे वार्म है, गर्म क्षेत्र, लेकिन ह्यूमिडिटी कम हो जाए, उस स्थिति में भी ग्रोथ रेट होती है वो डाउन होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो कंपेटिबिलिटी बिटवीन मेल गैमेटोफाइट एंड टिश्यूज ऑफ कार्पल। मेल गैमेटोफाइट के टिश्यूज और कार्पल जैसे स्टिग्मा है या फिर स्टाइल है, इन ऊतकों के मध्य होने वाला इंटरेक्शन भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये पहला जो तीसरा जो स्टेप फर्टिलाइजेशन का है वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉलन ट्यूब। हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सर्वाधिक होती है, इससे कम और इससे अधिक ताप पर ग्रोथ रेट डाउन होना प्रारंभ हो जाती है। इस स्टेप के बाद में ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है तो पॉलन ट्यूब एंट्री करती है स्टाइल में। पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुंची हुई है? इस स्टाइल तक पहुंची हुई है। अब इस पथ से होते हुए अर्थात स्टाइल से होते हुए वो ओव्यूल्स तक पहुंचती है, ये इसका पथ कहलाता है, पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब किस क्षेत्र से होते हुए बीजांड तक प्रवेश होती है? तो 100% किस पे होती है? स्टाइल। इसका मतलब स्टाइल की स्ट्रक्चर ही निर्धारित करती है कि वो कौन से पथ से होते हुए आगे बढ़ती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्जीमोन की बात करें तो आर्जीमोन में स्टाइल पाई नहीं जाती है, स्टाइल अनुपस्थित होती है। तो स्टिग्मा है वो डायरेक्ट किसके ऊपर लगा हुआ दिखाई देता है? ओवेरी के ऊपर। उस स्थिति में इस स्टिग्मा के ऊपर पाई जाने वाले पेपिला नुमा स्ट्रक्चर को भेदते ही या इसको पेनेट्रेट करते ही पॉलन ट्यूब सीधे बीजांड तक पहुंच जाती है, इसलिए इसकी कोई पाथ की आवश्यकता इसमें होती नहीं। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य सभी मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन प्लांट्स फ्लावर में स्टाइल प्रेजेंट होती है। तो स्टाइल की स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलन ट्यूब का मार्ग 3 प्रकार का होता है। ओपन टाइप की स्टाइल से होते हुए, हाफ क्लोज टाइप की और क्लोज टाइप की स्टाइल से होते हुए वो बीजांड तक पहुँचती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की स्टाइल होती है। वर्तिका 3 प्रकार की, वो इन 3 प्रकार की संरचनाओं के आधार पर पॉलन ट्यूब का मार्ग भी 3 प्रकार का होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 प्रकार की वर्तिकाएं किस आधार पर विभक्त की गई है। तो इस वर्तिका के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के उत्तकीय संरचना टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? टिश्यूज। इन सभी टिश्यूज को ट्रांसमिटिंग या हिंदी में इसको कहे तो संसरण उत्तक पाए जाते हैं। ट्रांसमिटिंग। इस ट्रांसमिटिंग टिश्यूज की विशेषता क्या होती है कि इनमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, परऑक्सीडेज, एसिड फॉस्फेटेज, एस्ट्रेस जैसे विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाएंगे? वापस देख लीजिए। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, परऑक्सीडेज और एसिड फॉस्फेटेज किस में पाए जाते हैं? इन उत्तकों में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये विशेष प्रकार के उत्तक हो गए। अब यदि किसी स्टाइल में, किसी वर्तिका में संसरण उत्तक अधिक सघनता से पाए जाते हैं तो इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। संसरण उत्तक सघनता से पाए जाने के कारण ऐसी वर्तिका को क्लोज टाइप वर्तिका कहते हैं। कैसे कहेंगे? बंद वर्तिका। सेकंड नंबर,
यदि इसमें पाए जाने वाले संसरण ऊतक बहुत ही विरल कंडीशन में पाए जाते हैं, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं पाए जाते हैं, तो संसरण ऊतक उपस्थित है तो उसको बंद नाम दिया था। तो ये है तो बंद प्रकार की, लेकिन पूर्ण रूप से क्लोज प्रकार की नहीं होती, तब हम उसको नाम देते हैं हाफ क्लोज्ड। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस वर्तिका में पाए जाने वाला संसरण ऊतक दूर दूर स्थित होता है, इसके कारण इसके मध्य गैप अधिक पाया जाता है। और तीसरे प्रकार की स्टाइल वो होती है जिसमें ट्रांसमिटिंग टिश्यूज प्रेजेंट ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, तब हम इस प्रकार की स्टाइल को नाम देंगे ओपन टाइप। तो कुल कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की वर्तिका है एंजियोस्पर्म्स की कार्पल में पाई जाती है। ट्रांसमिटिंग या संसरण ऊतक की उपस्थिति, पहला बात प्रेजेंस, और प्रेजेंस के साथ में यदि प्रेजेंस है तो कितनी है, क्लोज्ड है अथवा फिर वो डेंसिटी उसकी कम होती है, तो डेंसिटी अथवा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वर्तिका कितनी प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। अब हम एक एक वर्तिका को वापस देखना प्रारंभ कर देते हैं। ओपन टाइप की होगी, उस स्थिति में इसमें ट्रांसमिटिंग ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी परिधीय क्षेत्र में, जैसे ये इसका पेरिफेरल जोन है, इस परिधीय क्षेत्र में विशेष प्रकार की ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाएगी? ग्रंथिकाएं, ग्लैंड्स पाई जाएगी। इस ग्लैंड्स को कैनाल सेल के नाम से जाना जाता है, और ये कैनाल सेल्स एक विशेष प्रकार की म्यूकस का स्त्रावन करती है। म्यूकस श्लेष्मीय पदार्थ का सीक्रेशन करेगी। इस श्लेष्मीय पदार्थ में क्या क्या प्रेजेंट होगी? प्रोटीन पाई जाएगी, लिपिड पाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगा, एस्ट्रस पाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप इस वर्तिका की आंतरिक सतह पूर्ण रूप से श्लेष्मीय हो जाती है। ये किस में पाया जाता है? ओपन टाइप की स्टाइल में। और इसी श्लेष्मा के कारण पॉलन ट्यूब इस होलो ट्यूब से होते, खोखली नलिका से होते हुए बीजांड की ओर गमन करती है, बीजांड की ओर प्रवेशित हो रही है। तो ये पहली टाइप कौन सी हुई? ओपन टाइप की स्टाइल में इसके मध्य पाई जाने खोखली नलिका से होते हुए बीजांड की ओर बढ़ रहा है। इस बीजांड की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कौन करता है? एक विशेष प्रकार का म्यूकस, जो किसके द्वारा स्थित होता है? इसकी परिधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली कैनाल सेल के द्वारा। ऐसा किस में पाया जाता है? तो जितनी भी प्रकार के मोनोकोटिलिडन्स प्लांट हैं, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स की फ्लावर की स्टाइल है वो ओपन टाइप की होती है, और इसकी खोखली नलिका से पॉलन ट्यूब आगे की ओर गमन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिलियम का लिया जाता है, या मोनोकोटिलिडन रखते हैं तो सफिशिएंट होता है। दूसरी प्रकार की स्टाइल वो होती है जिसमें ट्रांसमिटिंग ऊतक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में पॉलन ट्यूब इन ट्रांसमिटिंग ऊतकों के मध्य पाए जाने वाले स्पेस से होते हुए वो बीजांड की ओर वृद्धि करते हैं। अगेन यहाँ पर श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। तो हाफ क्लोज्ड टाइप की स्टाइल में ट्रांसमिटिंग ऊतक के मध्य पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि बड़े आकार के होते हैं, इस स्पेस से होते हुए इस पॉलन ट्यूब बीजांड की ओर ग्रोथ करती है। तीसरे प्रकार का स्टाइल जो डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत पाया जाता है, इसमें है डाइकोटिलिडन्स। इसमें क्या होगा? इस प्रकार की स्टाइल में ट्रांसमिटिंग ऊतक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फलस्वरूप इनकी सघनता अधिक होने के कारण इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाई जाती। तो ऐसी स्थिति में पॉलन ट्यूब किस प्रकार से स्टाइल से होते हुए बीजांड की ओर वृद्धि करेगी? तो इसके लिए क्या होता है?
इस पॉलन ट्यूब के अग्रभाग पे पाया जाने वाला टिप पार्ट, जिसको क्या नाम देते हैं, कैप ब्लॉक नाम देते हैं, इस टिप पार्ट के द्वारा एक विशेष प्रकार के एंजाइम जो पैक्टिनेज टाइप कहलाते हैं या हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम कहलाते हैं, उसका सीक्रेशन होता है। और सेकंड नंबर, इस पॉलन ट्यूब के अग्रभाग में उपस्थित हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण, कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ये संसरण उत्तक की कोशिकाएं भी घटित हो जाती है। फिर इस स्पेस बना, पॉलन ट्यूब इस स्पेस तक बढ़ेगी, इसके बाद में फिर इन कोशिकाओं को विघटित करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलन ट्यूब द्वारा स्तरित होने वाले विशेष प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण संसरण उत्तक विघटित हो जाता है या इन कोशिकाओं को या इन ऊतकों को भेदते हुए पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स की ओर वृद्धि करती है। इस प्रकार की कंडीशन किस में पाई जाती है, क्लोज टाइप की। तो कुल कितने प्रकार का हो गया कि पॉलन ट्यूब का पथ है वो 3 प्रकार का हो गया। ओपन टाइप की स्टाइल में खोखली नलिका द्वारा, हाफ क्लोज्ड में ट्रांसमिशन उत्तक के मध्य पाए जाने वाले स्पेस के द्वारा, और क्लोज टाइप में ट्रांसमिशन उत्तक को भेदते हुए, उसको पेनेट्रेट करते हुए ओव्यूल्स की ओर वृद्धि करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लोज टाइप की स्टाइल हालांकि डाइकोट में पाई जाती है, तो सभी डाइकोट में इस प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन अकेसिया ऐसा प्लांट है जिसकी स्टाइल बंद प्रकार की होती है, लेकिन इनमें ट्रांसमिशन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, संसरण उत्तक नहीं पाए जाते। इंटरेस्टिंग बात होगी तो कि ट्रांसमिशन उत्तक की अनुपस्थिति में भी अकेसिया में स्टाइल होती है, क्लोज प्रकार की। तो इस प्रकार के स्टाइल से किस प्रकार से पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स की ओर ग्रोथ करेगी, तो कैसे करेगी, हालांकि ट्रांसमिशन उत्तक नहीं होगा, उस स्थिति में इस पॉलन ट्यूब के द्वारा उत्पन्न होने वाले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण प्रेशर अधिक लगेगा तो कोशिका दूर दूर होगी और बनी हुई खोखली नलिका से या स्पेस से पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके ओव्यूल्स की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से आज के इस छोटे से टॉपिक में हमने डिस्कस किया है रेट ऑफ पॉलन ट्यूब या ग्रोथ रेट ऑफ पॉलन ट्यूब कितनी वृद्धि दर होती है, और दूसरा कौन से पथ से होते हुए किस प्रकार से पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स की ओर ग्रोथ करती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक पॉलन ट्यूब किस प्रकार से ओव्यूल्स में एंट्री करती है, उसके बाद में भ्रूणकोश में एंट्री करती है, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के बाद में वो किससे मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करेगी और फ्यूजन होगा। इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।